नमस्कार दोस्तों, द मनोज गुप्ता शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आज हम लोग जो पॉडकास्ट करने वाले हैं वो बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। MBBS एब्रॉड जो बच्चे अपने कैरियर की तलाश करते हैं। तो दोस्तों, नीट में हर साल 23 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं। उसमें से आप मानिए कि 1,29,000 सीटें, बहुत सीटें बढ़ा दी गई सरकार द्वारा, मगर 1,29,000 सीटें। मगर आप ये माने कि 1,29,000 MBBS की सीटें, बिल्कुल गलत। 60,000 सीटें MBBS की सीटें हैं और उसमें करीब 27,000 BDS की सीटें हैं और 37,000 करीब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें हैं। ठीक है, तो अब 60,000 सीटों में आप ये मानिए कि 60,000 सीटों में फिर रिजर्वेशन भी है। तो पिछली साल 27,000 रैंक तक OBC और जनरल के बच्चों को मिला था जी। और उसके अलावा जो EWS कोटा है उसमें 30,000 रैंक वालों बच्चों को मिला था और SC जो बच्चे हैं उनको 1,34,000 रैंक पे मिला था, ऑल इंडिया रैंक। और 1,64,000 रैंक जिन बच्चों की ST की थी उनको मिला था जी। PW अलग है। तो आप ये मान के चलिए कि 23 लाख बच्चों में अगर किसी बच्चे की 25, 26, 27,000 रैंक आती है तो उसको सरकारी सीट पे एडमिशन MBBS में मिलेगा। अब उस सरकारी सीट में फीस कितनी रहती है? 25,000 से 1 लाख के बीच में रहती है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि प्राइवेट में वो बच्चे जाएं। प्राइवेट में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में कर दी। बिल्कुल। अब 1 करोड़ रुपए में कोई अपना दुकान बेचे, मकान बेचे, जमीन बेचे, उसके बाद MBBS में प्राइवेट में कराए, उसका कोई फायदा भी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन हम लोगों के पास जो बचता है, मीडियम क्लास के हैं, लो क्लास के हैं लोग, उनके पास MBBS एब्रॉड का। बिल्कुल सही बात है। तो आज हमारे साथ जो है एटलस स्टडी कंसल्टेंट के सर बैठे हुए हैं। ये अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि ये इंस्टीट्यूट कब से रन कर रहा है और कैसे आप बच्चों को भेजते हैं। जी सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इंट्रोडक्शन के लिए। और आज हम लोग यहाँ पे इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये आपको बताना चाहेंगे कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनको कौन कौन सी परेशानी आती है, उनके कौन कौन से डाउट्स आते हैं, वो सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और आगे कैसे अच्छा करियर बना सकते हैं। जी। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एटलस स्टडी अब्रॉड, हमारी कंपनी कानपुर बेस्ड कंपनी है और हमारे मल्टीपल ऑफिस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, जिसमें मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है राकिम सुल्तान। मैं पिछले 16 सालों से इस इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अगर अब्रॉड एजुकेशन की बात करूँ तो अब्रॉड एजुकेशन में हम लोग मेडिकल कोर्सेज तो करते हैं, साथ में अदर कोर्सेज में भी एडमिशन्स कराते हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो लगभग 25 कंट्रीज़ में, 25+ कंट्रीज़ में हम लोग ये कोर्स कराते हैं। अलग अलग कोर्सेज होते हैं जिसमें मेडिकल है, MBBS है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट की कोर्सेज है। ये सारे कोर्सेज अलग अलग कंट्रीज़ में होते हैं, जिसमें मेजरली जो कंट्रीज़ होती हैं वो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। और मेडिकल की जो कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, या फिर यूरोप में जॉर्जिया, पोलैंड, लातविया, हंगरी, ये सारी कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स जाते हैं। तो पिछले 16 सालों में हम लोग ने कई हज़ार बच्चों को यहाँ से भेजा हुआ है मेडिकल के लिए। और हर एक बच्चा जब यहाँ पे आता है तो उनके माइंड में, उनके फादर और उनके गार्जियन के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग ये डाउट्स सारे क्लियर करेंगे। जी, और कुछ डाउट अगर रह भी जाएंगे तो हम आपसे बाद में पूछ लेंगे, या हमारे दर्शक हमें कमेंट्स के द्वारा बता देंगे, तो दोबारा भी एक पॉडकास्ट रख लेंगे। बिल्कुल सही है सर। तो सर, पहला सवाल है मेरा कि 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए और क्या नीट क्वालिफाई होना MBBS एब्रॉड, मतलब विदेश से MBBS करने में, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं क्या? देखिए, नीट क्वालिफाई करना और कितने मार्क्स होना ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक कंफर्म कर लेते हैं। जितनी भी मेडिकल के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हर एक कंट्री वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया सेट करा हुआ है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। जैसे कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जब वो मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उनके पास 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये रिक्वायर्ड होता है।
तो मेजरली कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पे मिनिमम 50% चाहिए होते हैं 10th में भी और 12th में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी, और ओवरऑल भी चाहिए होते हैं। तो ये एक मेजर रिक्वायरमेंट, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जैसे जॉर्जिया, पोलैंड, यहाँ पे वो 60 to 65% मांगते हैं मिनिमम पीसीबी में। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं स्पेसिफिक, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पे मिनिमम 70% मार्क्स मांगते हैं। अगर मिनिमम 70% मार्क्स हैं पीसीबी में, तो उन बच्चों का यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल होता है। जहां तक कि नीट क्वालिफाइड की बात है, नीट क्वालिफाइड एक इंडिया में जो एक डिपार्टमेंट है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसका बहुत ही साफ नोटिफिकेशन है कि अगर वो स्टूडेंट जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो उनको नीट क्वालिफाइड होकर ही जाना है। और ये हमेशा एक ये चीज़ बच्चों को याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आपको काउंसलर्स या एजेंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको जिनको इन चीज़ों की जानकारी भी नहीं है, वो बस बच्चों को पकड़ के एडमिशन करा देते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब भी आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाना है, तो आप उसमें आप जब नीट क्वालिफाइड होंगे तभी आप उसको जाएं, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है वो ये है कि जब स्टूडेंट अपना मेडिकल कोर्स कंप्लीट कर लेता है विदेश से, और जब वो वापस आता है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, तो सबसे पहले तो उसको वो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एफएमजी जो एग्जाम होता है। और वो एग्जाम देने के लिए वो तभी एलिजिबल है वो बच्चा जब यहां से नीट क्वालिफाइड होके जाएगा। अगर वो नीट क्वालिफाइड होके नहीं जाता है और डायरेक्टली ऐसे ही एडमिशन ले लेता है विदाउट नीट क्वालिफाइड, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है या एग्जाम देने के लिए। और जब वो एग्जाम नहीं दे सकता तो आगे प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नीट क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि जैसे 720 नंबर का नीट का यूजी का एग्जाम होता है, तो हर साल नीट क्वालिफाई के नंबर बदलते रहते हैं। जैसे पिछली बार 144 नंबर थे, जी बिल्कुल सही। तो 144 नंबर जनरल और जनरल के थे, और ओबीसी एसटी एसटी के लिए 113 नंबर थे। तो 113 में वो लोग हो गए, और 144 113 का भी 144 से ऊपर ही वो नंबर होने चाहिए, मतलब 144 प्लस उसके ऊपर, मतलब 144 भी चल जाएगा। अच्छा, 144 जो कट ऑफ 144 है, तो वो टच करना चाहिए। जी, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा, कंट्री और यूनिवर्सिटी, जैसे विदेश चले जाते हैं तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी कंट्री अच्छी है। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि कौन सी कंट्री और कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे चुने। जी, देखिए, कंट्री की चॉइस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कंट्री की चॉइस जो है हमें ऐसे करनी है कि सबसे पहले तो वो कंट्री रीजन वाइज है, जैसे यूरोप है, फिर रशिया है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये तो एक स्टूडेंट का खुद का एक प्रेफरेंस भी होता है कभी कभी कि वो चॉइस करते हैं कंट्रीज की। लेकिन हर एक कंट्री में यूनिवर्सिटीज भी अच्छी होती हैं। तो आपको क्राइटेरिया क्या रखना है कि ऐसी यूनिवर्सिटी चुनना है जिसका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो उसके पास सारे अप्रूवल्स हो। अब जैसे WHO का अप्रूवल होना चाहिए, NMC गाइडलाइंस के थ्रू उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। वहां पे क्या कहते हैं, जो फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल की जो रोटेशन प्रैक्टिस है वो है कि नहीं है, वो चेक करना होता है। और उसके साथ साथ आप कोशिश ये करें कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो होता है वो उस कंट्री का भी कंट्रोल रहता है यूनिवर्सिटी पे। कल को कोई नॉर्म्स चेंज होते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करेगी और उसको वैलिड करार देगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंट्री और कॉलेज चॉइस करना ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसके लिए जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं वो ये चीज करनी चाहिए बच्चों को। अच्छा, बहुत से गार्जियन आते हैं तो उनके पास बजट की कमी है, तो बजट के हिसाब से रसिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सस्ते देश हैं क्या पढ़ाई की नजर में? देखिए, सस्ते तो इनको नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सस्ते हो रहे, क्योंकि इंडिया में जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसकी फीस, जैसे आपने बताया, 80 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में आती है। बट अगर यही बच्चा MBBS अब्रॉड के लिए जाता है तो उसकी जो फीस पूरे 6 साल का जो पैकेज आता है वो करीब कम से कम भी अगर बजट जाएगा तो 25-26 लाख रुपए से स्टार्ट होता है 6 साल का, और वो 30-35 लाख रुपए तक जाता है। अगर वो 30-35 लाख रुपए तक जा रहा है तो उसमें फूड अकोमोडेशन भी इंक्लूड है, क्योंकि फूड और अकोमोडेशन का भी साल का करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए खर्चा होता है। 6 साल में 9 लाख रुपए तो वही हो गए, और 22-24 लाख रुपए फीस हो गई, फिर टिकट आना जाना उसे मिला के 34-35 लाख रुपए में इनका पूरा कंप्लीट हो जाता है एक अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से।
अच्छा, क्वालिटी और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से जॉर्जिया, फिलीपींस, नेपाल, बांग्लादेश थोड़े से महंगे हैं, मगर क्वालिटी वाइज अच्छे हैं क्या? हाँ, ये ऐसा देखा गया है कि क्वालिटी वाइज जब पैरामीटर होता है तो हम लोग उसके लिए उसको जज कैसे करते हैं, उसका ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे जॉर्जिया की हम बात करें तो जॉर्जिया में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि जॉर्जिया जो है वो यूरोपियन यूनियन में आता है और यूरोपियन यूनियन के अंदर में करीब 28 से 30 कंट्रीज आती हैं, तो वो क्वालिटी पे फोकस करती हैं। और वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं उनको साथ साथ जो है USMLE और प्लैब की भी तैयारी कराई जाती है, जिससे वो पीजी में यूएस जा सकते हैं या फिर यूके जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और इसी वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ऑल्दो पढ़ाई वहाँ पे महंगी है, आप ये मान के चलिए कि 6 साल का कोर्स लगभग 45 से 50 लाख रुपए में होता है वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब ये इंक्लूडिंग हॉस्टल और अकोमोडेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स लगभग इतना ही पैसा लगता है। और यहाँ पे जो FMG का जो पासिंग रेशियो है, हर साल जो बच्चा आता है इंडिया में एग्जाम देने के लिए, तो NMC जो है एक लिस्ट निकालती है कॉलेजेस की, वो लिस्ट NMC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, कंट्री वाइज और यूनिवर्सिटी वाइज वो कितने परसेंटेज बच्चा FMG निकाल रहा है। तो अगर आप जॉर्जिया का देखेंगे तो वो वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। जैसे कि एवरेज अगर देखा गया है तो 20 से 25% बच्चा FMG फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालता है, लेकिन जॉर्जिया का जो रेशियो है वो है 60 to 70%, जो कि बहुत ज्यादा है। तो जॉर्जिया, बांग्लादेश, नेपाल और इस तरह की जितनी भी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, यहाँ पे पढ़ाई थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है एज कम्पेयर टू उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, बट यहाँ पे एजुकेशन जो है वो क्वालिटी वाइज बेटर है। अच्छा, यूरोप के कुछ देश हैं, पोलैंड है, लेटविया है, हंगरी है, ये कैसे हैं? ये भी अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो ये भी यूरोपियन यूनियन के अंडर में आते हैं। इनकी यहाँ पे भी क्वालिटी एजुकेशन फोकस रहती है जैसे कि जॉर्जिया में है। बट यहाँ पे आपको ये जरूर देखना है कि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो 100% इंग्लिश में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे बायलिंगुअल है। जैसे यूरोप में अगर आप देखेंगे तो यूरोप में रीजनल कंट्रीज की रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे जर्मनी में जर्मन होती है, फ्रांस में फ्रेंच होती है, राइट? ऐसे हर कंट्री की वहां पे लैंग्वेजेस हैं। आपको वो कॉलेज चूज करना है, वो यूनिवर्सिटी चूज करना है जिसको गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव करा है और जो NMC के नॉर्म्स के हिसाब से भी पढ़ा रही है बच्चों को, टोटल इंग्लिश में एजुकेशन कर रही है। अच्छा, गार्जियन को तो बहुत चीजें पता नहीं होती, तो जिस यूनिवर्सिटी में काउंसलर उन्हें भेज रहे हैं वो NMC से अप्रूव्ड है या नहीं है, गार्जियन अलग से कैसे पता करें? देखिए 2021 में एक नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का, नेशनल मेडिकल काउंसिल का, वो 22 में भी रिवाइज हुआ था नोटिफिकेशन। उसके पहले जो 2021-22 से पहले क्या होता था कि NMC जो है उसका नाम पहले था MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है पूरी एक लिस्ट निकालती थी कंट्री वाइज। अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखेंगे, आज भी वो वेबसाइट पे लिस्ट अवेलेबल है कि हर कंट्री वाइज और उस कंट्री में, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया है और रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से पढ़ा रही हैं, तो वो एक अप्रूव्ड लिस्ट डालते थे। लेकिन 2022 के बाद से उन्होंने ये सारे चीज़ों को ख़त्म कर दिया। उन्होंने 4 नोटिफिकेशन निकाली। सबसे पहली नोटिफिकेशन ये है कि बच्चे को, कि अब उन्होंने कोई एक प्रॉपर लिस्ट नहीं निकाली हुई है, उन्होंने 4 चीज़ें बता दी हैं कि अगर जिस कॉलेज में ये 4 चीज़ें हैं वो बच्चा वहाँ पर जाके पढ़ाई कर सकता है। पहली चीज़ वो ये है कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो मिनिमम 54 मंथ्स की होनी चाहिए, और क्योंकि जनरली सारे कॉलेजेस 6 साल का कोर्स करा रहे हैं तो ये नॉर्म कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो नॉर्म है वो ये है कि जितनी भी एजुकेशन है वो टोटल 100% इंग्लिश में होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए जितने भी बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स को जितनी भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं वो सारी पढ़ाई टोटल 100% इंग्लिश में करा रही हैं। और तीसरा नॉर्म ये है कि आपने जहां से प्रैक्टिस करा है, जहां से एजुकेशन करा है, वहां की भी आपको लाइसेंस लेके आना है। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जनरली जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वो कॉलेज भी उस कंट्री के मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड होता है, तो वो उस हिसाब से आपको वहां की, जब आप एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, तो उस कंट्री का भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, भले उसका एग्जाम देना पड़े आपको अलग से, या फिर आपको डायरेक्टली भी मिल जाता है। बहुत सारी कंट्रीज में एग्जाम होने के बाद, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसके बाद वो उनको प्रैक्टिस का लाइसेंस भी दे देते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट ये है कि स्टूडेंट को पूरी जो इंटर्नशिप है 1 ईयर की कंप्लीट करनी है। तो इंटर्नशिप बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, रोटेशनल इंटर्नशिप कराती हैं, 3-3 महीने की हर साल में करा रही हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो एक साथ करा रही है, जैसे 5 साल पढ़ाई कराई, 1 साल इंटर्नशिप कराई। तो ये 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे नॉर्म्स में अभी क्लियरिटी नहीं आई हुई है, लोगों के माइंड में अभी डाउट है कि हो सकता है कुछ, अब क्योंकि जो बैच 2027 में निकलेगा, पास आउट होगा, उसके बाद चीजें और क्लियर होंगी। और उसमें अगर किसी कॉलेज में कमी पेशी है तो वो एम्बेसी के थ्रू उसको
उसको पूरी कराई जाएगी। तो ये मतलब एक्सपेक्टेड है हमारा। तो पहले जो MCI थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब वो NMC बन गई है। तो 2021 के बाद बहुत से उनके रूल बदल गए जी। पहले बहुत आसानी से सब चीजें हो जाती पहले आसानी से इसलिए हो जाती थी क्योंकि उनकी वेबसाइट पे वहां पे लिस्ट दी जाती थी। जी। तो हमारे बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो लेमैन हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि टोटल खर्चा कितना आता है। ट्यूशन फीस है और रहने का खर्चा है, वन टाइम चार्ज है, इसका 5.5 साल का खर्चा लगभग कितना आता है? हाँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे कि अगर हम एवरेज फीस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये फीस अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट होती है। रशिया की अगर मैं बात करता हूँ, रशिया में 3 लाख रुपए साल के हिसाब से ट्यूशन फीस स्टार्ट हो जाती है। तो जनरली जितनी भी कंट्रीज हैं ये 6 इयर्स का प्रोग्राम करा रही है, तो हमें 6 इयर्स फीस देनी है। अगर 3 लाख रुपीस पर ईयर की फीस है तो 6 इयर्स में 18 लाख तो फीस हो गई। ठीक है, फिर बच्चे का कौन सा खर्चा पड़ा? अकोमोडेशन और फूड। 1200 से $1500 जो है इंडियन मेस मिल जाती है, जहां पे वो इंडियन फूड मिलता है। क्योंकि जब विदेश में बच्चा जाता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खाने की। अब वो सेल्फ कुकिंग अगर करता है तब भी उसका पैसा लगता है, अगर वो इंडियन मेस लेते हैं तब भी उनको 1200 से $1500 खर्च करना होता है। तो ऑन एन एवरेज करीब 1.25 लाख रुपए साल का फूड का आता है और 40 से 50 हजार रुपए हॉस्टल का आता है। रशिया की मैं अगर बात करूं तो लगभग 2 लाख रुपए साल का खर्चा आ रहा है। तो 6 साल का 12 लाख रुपए ये हो गया और उधर 18 लाख रुपए हो गया, तो टोटल 30 लाख का बजट हो गया। और उसके बाद जब बच्चा यहां से जाता है तो उसका वीजा, टिकट और यूनिवर्सिटी के जो वन टाइम चार्जेस होते हैं वो लेते हैं करीब 2 से 2.5-3 लाख रुपए ये पूरा होता है, जिसमें जो कंसल्टेंसी फीस होती है वो भी इंक्लूड होती है। तो आप ये मान के चलिए कि 30 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए के बीच में अलग अलग कॉलेजेस वाइज फीस आती है पूरे पैकेज की, और जो जिसमें सारी चीजें फिर इंक्लूड हो जाती हैं। हाँ, अगर सेकेंड ईयर से वो बच्चा जब वापस इंडिया आता है वो उसको खुद का फ्लाइट टिकट देना पड़ता है। तो ये अब वो जितने बार भी आना चाहे 1 टाइम आते हैं चाहे 2 टाइम आते हैं, पहली बार जो होता है वो यहाँ से पैकेज में बना के दिया। सेकंड बार में जब आता है तो आने जाने का लगभग 1 लाख खर्चा हो जाता है। नहीं, रशिया वगैरह का इतना टिकट नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है, 5-10 हजार रुपए, क्योंकि बच्चा लगेज वगैरह एक्स्ट्रा लेके जाता है और टिकट भी इमीडिएट कराया जाता है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी का अप्रूवल आया, वीजा आया, 1 हफ्ते बाद बच्चे चले गए, है ना। और जब पहले से प्लान करके जाएंगे तो बच्चे का जो रिटर्न टिकट है रशिया का वो 30 से 35 हजार रुपए, बहुत ज्यादा 40 हजार रुपए का पड़ेगा। हाँ, इतना ये सारे कोर्स हैं, इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है क्या? देखिए, मेडिकल में फर्स्ट ईयर में तो कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं देती है, लेकिन कुछ एकाध यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि जॉर्जिया हो गया। वहां पे क्या होता है कि एक उन्होंने सिस्टम बना के रखा है कि क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करे और उनकी यूनिवर्सिटी का नाम हो और अच्छा मतलब करिकुलम फॉलो हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेकेंड ईयर से वो स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों की। कुछ बच्चों को जैसे 10%, 20% बच्चों को जो टॉप 10% स्टूडेंट होते हैं उनके बैच के, उनको बता दिया जाता है कि अगर आपका 80-85% आता है तो आपको स्कॉलरशिप वाइज उस हिसाब से किसी को 20%, किसी को 30%, किसी को 40-50% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन मेडिकल में अगर देखा जाए ओवरऑल, क्योंकि इंडिया में ही इतनी महंगी पढ़ाई है, विदेश में भी महंगी है, तो बहुत ज्यादा आप स्कॉलरशिप को अपना बेस मत बनाएं। आप अपना जब भी बजटिंग करें तो आप ये मान के करें कि आपको पूरी फीस देनी है। स्कॉलरशिप बहुत ही रेयर केस में मिलती है। जी। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स का ये सोचना होता है कि विदेश से बच्चा पढ़ के आएगा, उनकी डिग्री यहाँ वैध होगी कि नहीं होगी? अच्छा, तो इसके लिए देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एक चीज बताई कि जब बच्चे को यहाँ से इंडिया से जाना है एडमिशन लेके, तो उसको नीट क्वालिफाइड होके जाना है। और जब वो डिग्री, जब जैसे एनएमसी का नॉर्म मैंने आपको 4 नॉर्म्स बताई, वो चारों नॉर्म्स फॉलो कर रहा है तो वो डिग्री उनकी इंडिया में वैलिड है। उसका एक कंडीशन ये है कि जब वो बच्चा वापस 6 साल कंप्लीट करके इंडिया वापस आएगा तो उसको यहाँ पे FMGE का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल उसको ऑर्गेनाइज करती है। साल में 2 बार होता है एग्जाम, हर 6-6 महीने में एग्जाम होता है, 6 मंथ्स में। और इसका जो पासिंग परसेंटेज होता है, जो मार्क्स चाहिए होते हैं, वो 50% चाहिए होते हैं। 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और 150 जो होता है क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो वो बच्चे जो कंप्लीट करके इंडिया वापस आ गए हैं, उनको यहाँ पे एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम जब देंगे तो उनका एग्जाम अगर क्लियर हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो एग्जाम दे के अपना गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद
किसी भी डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो फिर इंडिया के इक्विवेलेंट हो गए, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, फिर वो उसके बराबर हो गए। तो ये क्राइटेरिया होता है एफएमजी का। और एफएमजी में एक अच्छी चीज ये है अभी तक के कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं कि बच्चा कितनी बार दे। तो इसमें एक बेनिफिट ये बच्चा का कि अगर मान लीजिए एक पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल पाता तो वो तैयारी करके, इसकी भी बहुत सारी कोचिंग्स आ गई आज के टाइम पे, 6-6 महीने साल भर के क्रैश कोर्स कराते हैं। जो लोग पीजी की एग्जाम कराते हैं वही एफएमजी भी कराते हैं, वही सेम लगभग होता है, वही होता है, करिकुलम भी लगभग वही होता है। बल्कि एफएमजी वाले बहुत बार इतने बच्चे होशियार हो जाते हैं कि वो ये पीजी निकाल लेते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जब यहाँ पे तैयारी करते हैं 6 महीने की साल भर की तैयारी करने के बाद एफएमजी का एग्जाम देते हैं, तो जब वो क्लियर कर लेते हैं, मान ली फर्स्ट में नहीं हो पाया, सेकंड में कर लिया या थर्ड में कर लिया, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है, एक अच्छी चीज है। तो ये क्लियर करने के बाद वो फिर वापस आके फिर उनका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर वो इंडियन जो जैसे इंडिया में गवर्नमेंट में डॉक्टर्स होते हैं या प्राइवेट में होते हैं उसी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, बराबर। अब सरकार धीरे से अभी आया नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम लेके आने वाली है और वो नेक्स्ट एग्जाम यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज से करे होंगे, प्राइवेट से करे होंगे या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, सभी के लिए जरूरी, तब वो एफएमजी हट जाएगा। तो अब 1 करोड़ रुपया खर्च करके भी उसको देना पड़ेगा और जो 32-35 लाख में करके आया वो भी दे। तो अब सवाल पेरेंट्स का ये उठता है कि एफएमजी और नेक्स्ट का एग्जाम में रिजल्ट जो है 20 से 22% है, तो अगर पास नहीं हुआ मेरा बच्चा तो क्या होगा? देखिए ये तो एक डाउट है, क्योंकि रीजन क्या है कि अभी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है, जिसने नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो रूल निकाला है कि इंडिया के स्टूडेंट्स को भी एग्जाम देना है, नेक्स्ट एग्जाम देना है, तो अब क्या है कि चाहे आप बाहर से कर रहे हैं, अब्रॉड से कर रहे हैं, चाहे इंडिया से पढ़ रहे हैं, वो सारे बच्चे बराबर हैं। अब आपकी सिर्फ मेहनत देखी जाएगी, आप कहाँ पे मेहनत कर रहे हो और किस कॉलेज। और अब आप देखिएगा कुछ साल बाद ये होगा जो 20-22% इनका आता है, 20-22% इन लोगों का भी आएगा। प्राइवेट से जो कर रहे हैं उनमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है उतने हिसाब से, जैसे फैकल्टी नहीं है वो नहीं है, तो उनका भी रिजल्ट तब लोगों को पता, तब अभी तो लोग हंसी उड़ाते हैं, 20-22% नंबर आते हैं और ये है वो है, पास नहीं होते हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है कॉलेजेस में भी अभी इस लेवल पे चाहे वो जितनी फीस ले रहे हो, अभी उस हिसाब से क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही है इंडिया में भी। लेकिन यहाँ ये आने के बाद हर कॉलेज में एक सुधार होगा, वो क्वालिटी पे ही फोकस करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कॉलेज की रैंकिंग भी उनके जो एग्जिट का नेक्स्ट एग्जाम है उसके कितने बच्चे क्लियर कर रहे हैं, कितने परसेंटेज क्लियर कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे कॉलेज और उसी हिसाब से उनकी रैंकिंग भी बनेगी, तो वो बच्चे बराबर हो गए। अब ये है कि आपकी मेहनत और आप किस क्वालिटी एजुकेशन में किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, सबसे ज्यादा ये मैटर करेगा। जब ये एग्जाम दोनों कॉमन हो जाएंगे तो अब दोनों ही बच्चे लगभग अगले साल से 2027 से जब बैच पास आउट होगा पहला, तो वो बराबर हो जाएंगे। अब एक सवाल और आता है कि पढ़ाई इंग्लिश में होगी कि फॉरेन लैंग्वेज पे होगी। जैसे चाइना है, चाइना में कई लेवल पास करने होते हैं, चाइनीज लैंग्वेज में होती है पढ़ाई, रसिया में भी मेरी समझ में कुछ, तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि हर एक कंट्री में रीजनल लैंग्वेज होती है, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे जॉर्जिया हो, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी कंट्रीज हैं जहां पे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उन कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज ने क्या कर लिया है कि वो मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में वो इंग्लिश में पढ़ाई करा रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इंडियन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे तो उनकी जो इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ आ रहे हैं वो आने बंद हो जाएंगे, ठीक है, उनके एडमिशंस नहीं होंगे, तो वो पूरा इसी पे डिपेंड है। तो वो उसी हिसाब से इंग्लिश की फैकल्टी रखते हैं, इंग्लिश का करिकुलम फॉलो करके और इंग्लिश में पढ़ाई करा रहे हैं। अब जैसे रशिया में है, तो रशिया में भी जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं वो इंग्लिश में पढ़ाई करा रही हैं। ऑल्दो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बायलिंगुअल होता है, रशियन में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ऐसे जॉर्जिया में भी, हर कंट्री में कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों को क्लियरिटी लेनी चाहिए और उसके बारे में वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं क्या वाकई वो यूनिवर्सिटी टोटल इंग्लिश में पढ़ा रही है और एनएमसी के नॉर्म्स फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, चाइना की जैसे आपने बात की, तो चाइना में मेडिकल की एजुकेशन बहुत अच्छी है, ऑल्दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में भी पढ़ाई करा रही हैं, लेकिन जो वहां पे पढ़ाई करने के बाद जो एक नॉर्म है एनएमसी का कि बच्चे को उस कंट्री की भी लाइसेंस लेके आना, तो वो लाइसेंस एग्जाम जो होता है वो चाइनीज लैंग्वेज में होता है। ऑल्दो जो बच्चा यहाँ से पढ़ाई करने जाता है फर्स्ट ईयर से, उसको चाइनीज लैंग्वेज या फिर जो भी लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है जिस कंट्री में उसको वो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। तो बच्चे वहाँ पे जो HSK लेवल उसको कहते हैं, HSK लेवल 4 चाहिए होता है चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करने के लिए।
जब वो क्लियर करेंगे तभी उनको वहां की डिग्री मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, तभी वो बच्चा इंडिया में आके एलिजिबल है प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल्दो क्लिनिकल और पढ़ाई बहुत अच्छी है, वो पूरी इंग्लिश में होती है, बट वो साथ साथ उनको चाइनीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ताकि वो HSK का एग्जाम क्लियर करके अपना लाइसेंस लेके फिर वापस इंडिया में आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। एक और फीचर्स आता है सेफ्टी फीचर्स। बच्चों का माँ बाप की चिंता रहती है कि बहुत दूर सात समुंदर पार हमारा बच्चा है और कोई सेफ्टी कोई दिक्कत हुई, सुरक्षा की क्या वो है, हम तो वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे, तो वो सेफ्टी का क्या रहता है? देखिए, जहां तक कि सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनका जो हॉस्टल है, अगर वो विद इन द कैंपस हॉस्टल है, वहाँ पे प्रॉपर वार्डन्स होते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल्स होते हैं, प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स CCTV कैमरेज अवेलेबल हैं। तो इस तरह का अभी तक तो कोई ऐसा इशू आता नहीं। ऑल्दो बीइंग अ पेरेंट, सबके माइंड में एक डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो कैसा रहेगा। तो मैं इस बात को आप मतलब कि अश्योर कराना चाहता हूं कि अब्रॉड में जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, इससे ज़्यादा सिक्योरिटी है वहाँ पे। बच्चों को बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को, उनका अगर कोई भी इश्यूज आते हैं, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट इंटरनेशनल एडमिशन डिपार्टमेंट है, उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो वो उन चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं। और कभी अभी तक के इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं हुआ है कि किसी पर्सनली किसी बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम आई हो और कोई इशू हुआ हो सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके। तो बीइंग अ पेरेंट आप ये चीज़ मान के चलिए कि बच्चा आपका किसी भी अच्छी कंट्री में जा रहा है और अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो आपका बच्चा सेफ और सिक्योर है। उसकी उसकी हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉलेज भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोग भी इसको मेक श्योर करते हैं कि आपका जो बच्चा जा रहा है वो सेफ रहे। जी जी। अच्छा, खाने का क्या प्रबंध रहता है? जैसे बहुत से बच्चे, वो माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा तो, वो अधिकतर माँ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे का खाना कैसा, नॉनवेज जो नहीं खाते। जैसे चाइना में गया कोई बच्चा, वहाँ वो तो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि सांप खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो इंडियन मेस वगैरह की सुविधाएं रहती हैं क्या? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में इंडियन मेस मिल जाती है, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो वहां पे जो कॉलेज भी चाहता है और यहां तक कि बहुत सारे ऐसे जो कंपनीज जो चला रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी वहां पे मेस सेटअप कर देते हैं। तो विद इन द कैंपस भी मिल जाएगी आपको इंडियन मेस, और आउटसाइड द कैंपस भी मिल जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको खाने का वो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसके साथ एक सोल्यूशन भी आया। सोल्यूशन ये आया कि लोगों ने वहां पे बहुत सारी मेस चलाने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेस चलाते हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो भी मेस चलाते हैं। टिफिन सिस्टम भी अवेलेबल है, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे उज्बेकिस्तान, हर जगह मेस अवेलेबल है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि स्टूडेंट को सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। जिसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए मेस का ऑप्शन कहीं पे नहीं भी मिल पा रहा है, तो बच्चा अपना राशन खुद ले, ग्रोसरी ले, अपने वेजिटेबल्स ले, जो भी उसको खाना है, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, तो वो लेके। और हर एक हॉस्टल में क्या होता है कि कुकिंग की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो एक कॉमन रूम होता है, एक किचन होता है, जहां पे बच्चा खुद सेल्फ कुकिंग कर सकता है, अपने हिसाब से, अपने जिस तरह से वो खाना चाहते हैं उस हिसाब से वो फूड बना के और खा सकते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। जनरली हर बच्चों के माइंड में ये चीज़ रहती है, पेरेंट्स के माइंड में भी रहती है, लेकिन ये इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी में जैसे डायरेक्ट एडमिशन लें या NMC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हैं, जैसे आप हैं, जी जी जी, उनसे दोनों में अंतर क्या है? कि डायरेक्ट कोई चाहे कि कम पैसे में 1-2 लाख रुपया कम हो जाए, डायरेक्ट ले ले, तो दोनों में अंतर क्या है? ऐसा जनरली बच्चे करते नहीं है, क्योंकि खाली एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती, उसके बाद की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि एडमिशन लेना बहुत आसान है, और बच्चा अगर एडमिशन ले रहा है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है, वीज़ा होते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से बैचेस जाते हैं। अगर कोई बच्चा अकेले भी ले लेगा एडमिशन, तो वो यहाँ पे बैच में कोई भी उसको इंक्लूड नहीं करेगा। वहाँ बैचेस जाते हैं, वहाँ पे पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज होती है, सिम कार्ड होता है, मतलब XYZ जितनी भी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सारा सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं एंड टू एंड। यहाँ से बच्चों को हम लोग बैचेस में ले जाते हैं, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको वहाँ पहुँचा के प्रॉपर उनको हॉस्टल में बेड्स वगैरह दिला के, जो भी हम लोगों ने कमिटमेंट करा है वो पूरा कमिटमेंट करते हैं। और 6 साल तक हम लोग स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी, मान लीजिए कि छोटे से छोटा इशू भी कोई आ जाता है और पेरेंट्स की उसका कंसर्न बन जाता है पेरेंट्स के लिए, तो हम लोग उस चीज़ों को बहुत ईजिली सॉर्ट आउट कर देते हैं।
तो वो एक कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो मैक्सिमम बच्चा ये ऐसा नहीं करता है कि डायरेक्ट लेता है, वो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स के थ्रू ही एडमिशन के लिए जाते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आप उन्हीं लोग के थ्रू एडमिशन लीजिए जिनके पास एक लेगेसी हो, जो पुराना काम कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफिस हो, ठीक है, और उनके बच्चे गए हुए हैं, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं। ये सारी चीजों का मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाएंगे। जी। अच्छा, बहुत से जो है वो आती है, समस्या आती है कि कुछ जैसे एनएमसी क्लियर ना कर पाए, तो कुछ देश ऐसे हैं जहां प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग। हाँ, देखिए अभी क्या है कि जो मैंने बताया कि आप जिस कंट्री से कर रहे हो उस कंट्री का तो लाइसेंस आप मिल ही रहा है। हाँ। तो आप उस कंट्री में तो एलिजिबल हैं ही, क्योंकि हाँ। आपने पूरी पढ़ाई करी, वहाँ इंटर्नशिप करी, तो आप वहाँ पे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो बच्चे जो इंडिया में आके नहीं निकाल पा रहे हैं एनएमसी का जो एग्जाम है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, एफएमजी एग्जाम, तो वो एक तो इनको ऑप्शन ये है कि मल्टीपल उनको अटेम्प्ट मिल जाते हैं, और फिर भी अगर नहीं करना मतलब नहीं कर पाते हैं तो फिर तो देखिए फिर उसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि आप बच्चे या तो मेहनत नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं बच्चे के एंड से वो इशू है, ठीक है। और क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन मिलने, अगर बच्चा एक बार नहीं निकाल पा रहा, 2-3 ऑप्शन में तो निकाल ही लेता, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो आराम से निकाल लेगा। और फिर अगर फिर भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो वो यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो वो जिस कंट्री से उन्होंने करा हुआ है वहाँ पे लाइसेंस उनके पास है, और वो वहाँ जाके इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स आते हैं, वो आपसे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो गए, अब वो कहते हैं कि सस्ता है, सब बजट भी है मेरे पास, मगर एफएमजी का लफड़ा है जी, तो फिर उनको कैसे समझाया जाए? देखिए एफएमजी का ये जो रूल है तो गवर्नमेंट के नॉर्म है, और ये हमेशा से चलता चला आ रहा है, और अभी तक के तो चल ही रहा है, तो इसको आपको साथ में लेके करना पड़ेगा। मेरी समझ में सन 2000 से पहले जी नहीं था एफएमजी। हाँ, ऐसा था, मतलब 1999 के बाद से आया है ये। उससे पहले कोई भी चला जाए और कर ले और प्रैक्टिस चालू कर दे। उसके पहले इतना ज्यादा बच्चे जाते नहीं थे, जब ये बल्क में बच्चे जाने लगे जैसे, तो उस वजह से गवर्नमेंट ने इसको नॉर्म्स इसमें लाया। जी। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए एफएमजी खत्म तो अभी नहीं हो रहा है, एफएमजी जाएगा तो नेक्स्ट का एग्जाम आएगा, तो ये बच्चों को एक माइंड मेकअप करके जाना है कि पहले तो ये कि आप बच्चों को देखिए, आप पहले खुद अपने बच्चों को इवैल्यूएट करिए कि क्या वो मेडिकल एमबीबीएस करने के लिए वो एलिजिबल हैं, क्या वो मेहनत कर सकते हैं, क्या वो उस एनवायरनमेंट में सेट हो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा मेहनती है और ये सब चीज़ों को कर सकता है, वो निकाल सकता है, तो आप बच्चों को भेजिए। नहीं तो आपके पास बहुत सारे इंडिया में भी ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं आप मेडिकल एमबीबीएस करिए, ठीक है, आप बीएएमएस वगैरह कर सकते हैं, आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन है, बीएचएमएस है, होम्योपैथिक है, वेटनरी है, बहुत सारे ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपको बीडीएस है, डेंटल मिल जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, बी फार्मा डी फार्मा भी हो जाता है। उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 1 साल का भी है, 3 साल के भी बैचलर्स डिग्री भी है, जैसे कि डायबिटीज टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियंस हो गए, इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज है, फिजियोथेरेपी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, तो इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्योंकि जहां पे देखिए एक डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ एक डॉक्टर के साथ साथ 20 सपोर्टिंग डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सपोर्टिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बच्चा उसमें भी एएनएम जीएनएम नर्सिंग में भी जा सकता है और एक अच्छा करियर बना सकता है। तो बच्चों को, वही बच्चों को आप भेजिए, आप अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती मत करिए, उनकी स्किल्स और उनकी कैपेबिलिटीज को जज करने के बाद ही आप उनको विदेश के लिए भेजिए, ताकि आपका जो पैसा टाइम जो लग रहा है वो सही जगह लगे और उसका प्रॉपर आउटकम आ सके। जी। अच्छा, बच्चे जो नीट यूजी की तैयारी करते हैं उनको कितने ड्रॉप लेने चाहिए? हाँ, तो ये एक आज के टाइम पे देखा गया है कि पहले तो लोग बहुत ज्यादा ड्रॉप लेते थे, 2-2 3-3 4-4 साल ले लेते थे ड्रॉप, लेकिन अब जो इधर लास्ट 2 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के माइंड में भी ये चीज आ गई कि अगर उनको लगता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकता हूं, उनका 500, 550, 400, 450 फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहा है, तो वो बच्चा ऑब्वियसली ड्रॉप लेके मेहनत करके आगे अच्छा कर सकता है। लेकिन वो बच्चा जिनकी जस्ट क्वालिफाइड हो रहा है या फिर नॉट क्वालिफाइड आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको 2 से ज्यादा अटेम्प्ट देने चाहिए। उसको अगर पहले अटेम्प्ट में 160, 170 आ रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में 200 भी आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि वो बच्चा तीसरे अटेम्प्ट में गवर्नमेंट नहीं निकाल पाएगा। तो rather than spending 2 more 3 years over here, आप वो टाइम यूटिलाइज करके आप अपने कोर्स में दीजिए, आप विदेश की तरफ जाइए, अब्रॉड की तरफ जाइए और वो टाइम यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपको अभी 6 साल वहां पे भी देने हैं, ठीक है। तो वो पूरा ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा, कि अगर पेरेंट्स को भी रखना पड़ेगा और बच्चों को भी रखना पड़ेगा कि अगर वो निकाल पाते हैं 1 या 2 अटेम्प्ट में, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट से ज्यादा मुझे लगता है कि वो बच्चे जिनका 200-250 नंबर आ रहे हैं, तो उनको नहीं देना चाहिए 2 अटेम्प्ट, क्योंकि बहुत लंबा ड्यूरेशन है पढ़ाई का। वही कह रहे 6 साल उनको वहां पे भी देना है, फिर यहाँ एफएमजी दिवा के फिर 30 साल की लगभग उम्र हो जाती है, एज हो जाएगी, फिर करोगे क्या?
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो FMG बच्चे होते हैं वहाँ से फॉरेन अब्रॉड से MBBS करके आए, तो वो नीट PG कुछ बच्चे निकाल लेते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चा अगर मेहनती होगा तो बच्चा जब यहाँ पे आएगा तो FMG एग्जाम क्लियर करेगा। FMG एग्जाम क्लियर करने के बाद तो वो इंडिया के बराबर आ गया, इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके बराबर आ गया। अब वो एलिजिबल, क्योंकि उसका गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, अब वो इंडियन स्टूडेंट्स के लेवल के बराबर इक्वल हो गया। अब वो PG की तैयारी करना चाहे तो उसके भी कर सकते हैं, PG की तैयारी करें, PG का एग्जाम दें और वो इंडिया में PG कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे जॉर्जिया वगैरह में क्या है कि एक ट्रेंड है यूरोप में खासतौर से कि वहाँ पे बच्चे प्लैब और USMLE की प्रिपरेशन करने लगते हैं। प्लैब और USMLE के लिए क्या होता है, USMLE US में के लिए होता है जब वो PG के लिए, और प्लैब UK के लिए होता है। तो बहुत सारे 40 to 50% स्टूडेंट मैंने देखा है कि वहाँ से बच्चे निकल जाते हैं, यूरोप वाले बच्चे, क्योंकि उनका क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है। वो UK में या फिर US में अपना PG के लिए अप्लाई करने लगते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आने जा रहा है कि अगर आपका बच्चा होता जी और तो ऑप्शन उसके पास दो होते, अगर गवर्नमेंट सीट ना निकाल पाता तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कराते कि MBBS अब्रॉड कराते? देखिए ये ईमानदारी से उत्तर तो जी दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सही बात है। देखिए ये मतलब इस क्वेश्चन का जवाब कोई एक पॉइंट पे नहीं दिया जा सकता, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना पड़ता है कि क्योंकि एक जाहिर सी बात है, सबकी कोशिश, सारे माँ बाप, सारे स्टूडेंट्स की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो मेहनत से पढ़ाई करें और गवर्नमेंट, जो माँ बाप का जो सपना है गवर्नमेंट कॉलेज का, उसको निकालें, उसको साकार करें। सबसे फारमोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये देखना चाहिए, जहाँ तक आपने ये पूछा कि अगर मेरा बेटा होता तो मैं क्या करता, तो देखिए उसका फैक्टर्स बहुत सारे हैं कि अगर मेरा बेटा गवर्नमेंट नहीं निकाल पाता तो मैं जाहिर सी बात पहले ये देखता कि क्या मेरा बजट है इतना कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे इंडिया में 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए खर्च करने के बाद यहाँ पे उनको वो दे सकता हूँ, पढ़ाई दे सकता हूँ। अगर मेरा ये बजट है तो मैं बिल्कुल इंडिया में कराता एडमिशन, फिर मैं बाहर नहीं भेजता बच्चों को, इंडिया में प्रैक्टिस कर, इंडिया में एजुकेशन प्राइवेट में करा के यहाँ पे प्रोसेस कराता। अगर मेरा बजट नहीं है, 20-30 लाख रुपए बजट है, तो फिर मैं कोशिश करता कि बच्चे का जो ख्वाब है MBBS डॉक्टर बनने का, वो कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए। और हर एक स्टूडेंट, क्योंकि जब बच्चा ये डिसाइड करता है नीट के लिए बैठता है, तो उसके माइंड में एक डॉक्टर की इमेज आ चुकी होती है। तो अगर वो कैपेबिलिटी है बच्चे के अंदर और वो इतना बजट नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको MBBS की तरफ एक ऑप्शन देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। एक अच्छी कंट्री में, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके उनका वो सपना पूरा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं होता तो इस जगह पे मैं थर्ड ऑप्शन भी रखता। अगर मेरा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन क्लियर नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन को भी मैं एक ऑप्शन दे के और बच्चे का सपना पूरा कर सकता था, और अपने वापस इंडिया में आके अपनी कम्युनिटी को, अपनी कंट्री के लोगों को उसको सर्व करने का एक मौका मिलता। जी। अच्छा, जो पेरेंट्स हमारे दोस्त हैं वो अगर MBBS अब्रॉड करना चाहें तो आप से मिलना चाहें तो एड्रेस आप अपना बता दीजिए कानपुर का। जी, कानपुर ऑफिस का एड्रेस हमारा ये है, कोका कोला चौराहे पे। ये कानपुर ऑफिस का कोका कोला चौराहे पे मोती झील कान्हा कॉन्टिनेंटल, होटल कान्हा कॉन्टिनेंटल के बगल में गोपाल चैम्बर्स नाम की बिल्डिंग है। इसमें फर्स्ट फ्लोर पे एटलस स्टडी अब्रॉड का ऑफिस है। और मैं इस वीडियो में आपके माध्यम से नीचे मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। अगर किसी को एड्रेस नहीं मिल पा रहा है तो वो कॉल करके भी आ सकते हैं। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे एटलस स्टडी अब्रॉड तो आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। जी जी। तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प द स्टूडेंट, उनको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है, और सही गाइडेंस देने के लिए मेरा हमेशा एटलस की तरफ से हमारा ये एक वादा है कि हमारे बच्चों को कोई भी किसी भी तरीके से मिसगाइड नहीं करा जाएगा, और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वही दी जाएगी, ताकि बच्चों का भी भविष्य खराब ना हो और पेरेंट्स का भी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक हमारे प्रति एक ये हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही गाइडेंस करना, उसके लिए हम खड़े उतर पाएँ। जी। लगभग सारे दर्शकों के सवाल हम लोगों ने पूछ लिए, कुछ रह गए हों तो बता दीजिए। मुझे लगता है कि आपने लगभग सारे ही सवाल कवर कर लिए हैं जो स्टूडेंट के गाइड माइंड में रहते हैं या पेरेंट्स के माइंड में रहते हैं। अगर कोई ऐसा सवाल छूट जाता है या पेरेंट्स के पास आता है तो वो आपकी वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और नंबर्स पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। MBBS अब्रॉड के लिए इससे अच्छी सलाह कुछ नहीं हो सकती थी। हमारे दोस्त, ये हमारे डायरेक्टर साहब हमारे साथ सुल्तान साहब जुड़े, इनके लिए, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज इन्हीं के स्टूडियो में आए हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आपके कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।